नमस्कार, डीडी न्यूज पे आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव के लिए जो वादों का पिटारा है वो अब बंगाल की जनता के सामने खुल चुका है। पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जो है वो जारी किया था और आज बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। ममता दीदी ने 10 वादे किए थे, 10 बड़े वादे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल गए तो उन्होंने 6 बड़ी बातें कही थी और उन्होंने अपना एक रोड मैप दिया था कि कैसे पश्चिम बंगाल को बीजेपी बदलेगी। और आज अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में यूं तो वादे कही हैं, लेकिन जो बड़ी बात है वो बड़ी बात यह है कि बीजेपी ये कह रही है कि वो घुसपैठियों की पहचान करेगी। ये मुद्दा पहले भी बीजेपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। बार बार बीजेपी इस मुद्दे पर जोर दे रही है। वो कह रही है कि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है और इसीलिए घुसपैठियों को निकालना ज़रूरी है। आज घोषणा पत्र जारी करते हुए भी अमित शाह ने साफ कर दिया कि हम घुसपैठियों की पहचान करेंगे और यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून जो है वो लागू करेंगे। ये बीजेपी का एक बड़ा वादा है। आज से नहीं, बीजेपी अपने जन्म से यानी साल 1980 से बीजेपी लगातार जो बीजेपी के जो प्रमुख वादे हैं उनमें समान नागरिक संहिता एक बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि राज्यों के माध्यम से राज्यों में समान नागरिक संहिता को लागू करके धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। बीजेपी शासित कई राज्य धीरे धीरे समान नागरिक संहिता को लागू कर चुके हैं या करने की तैयारी में है और अब बीजेपी ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में भी हम यूसीसी लागू करेंगे। इसके साथ साथ वादे और भी बहुत सारे हैं। घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस, जैसे मैंने कहा, 45 दिन में 7वां वेतन आयोग, रोजगार और ऐसे तमाम वादे। कुल मिलाकर देखें तो वादों का पिटारा, जैसे मैंने कहा, खुल गया है। कौन सी पार्टी बंगाल को चुनाव जीतने के बाद क्या देगी, ये अब बंगाल की जनता के सामने है। जनता किस पर भरोसा करती है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये बंगाल की जनता को तय करना है। लेकिन फिर से कह रहे हैं कि दरअसल एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जनता घोषणा पत्रों पर कितना यकीन करती है, पढ़ती भी है या नहीं पढ़ती है, और पढ़ती है तो कितनी गंभीरता से पढ़ती है, यह अलग सवाल है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब जो है तमाम पार्टियों का घोषणा पत्र आ चुका है और आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे। आखिर बंगाल को नई दिशा देने की तैयारी कौन कर रहा है, बंगाल को दिशा, नई दिशा कौन दे सकता है, ये तमाम चीजें होंगी। और बंगाल का इस वक्त क्या हाल है प्रेजेंटली, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जब उनकी पार्टी का जब चुनाव घोषणा पत्र आया था तो उन्होंने उसे इश्तेहार कहा था। इश्तेहार कहा था, उस पर हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं। इसको लेकर बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया था। तो आज मेरा शीर्षक भरोसा पत्र बनाम इश्तेहार, क्योंकि बीजेपी कह रही है ये चुनाव घोषणा पत्र नहीं बल्कि भरोसा पत्र है। वो बंगाल की जनता को भरोसा दिला रही है कि बंगाल को कैसे बदला जाएगा। तो मेरा आज का शीर्षक भरोसा पत्र वर्सेस इश्तेहार, भरोसा पत्र बनाम इश्तेहार, बंगाल बनाएगा किसकी सरकार, इसी पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, सुन लेते हैं अमित शाह ने आज जब वादे किए तो क्या वादे किए, सुन ले रहा हूं। टीएमसी के 15 वर्ष के भ्रष्टाचार के लिए हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है।
हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे। ম্যানিফেস্টো বা সংকল্পপত্র তারা তো আলাদা আলাদা নাম দিয়ে ডাকে। কেউ প্রতিশ্রুতিপত্র, আগের বার বলেছিল সোনার বাংলার সংকল্পপত্র, এবার দেখলাম সোনার বাংলা কথাটা কোথাও নেই। তার কারণ তারা হয়তো ধরে নিয়েছে যে বাংলা সোনার বাংলায় পরিণত হয়েছে। এতদিনে অনেকবার এসছে, তো অতীতেও অনেকবার আসার অভিজ্ঞতা হয়েছে বাংলায় গত 5 বছরে, বিশেষ করে গত 6 মাসে নির্বাচনের সময়। टीएमसी ने तो एक काम किया है। टीएमसी ने पूरा जनता का जो ये टीएमसी के ऊपर भरोसा था वो भय में लेके चला गया है। और टीएमसी इतने सालों में जितने बार उन्होंने घोषणा पत्र रिलीज़ किया है उसमें आप लोग देखेंगे कोई भी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी ने जो कोने कोने से छोटा छोटा समस्या को लेके एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे किया है, अगर ये सरकार होने के बाद ये काम लागू हो जाएगा तो आप सोचिए 2 साल के अंदर फिर से बंगाल, पश्चिम बंगाल जो हम लोग बोलते थे, जब पश्चिम बंगाल का जो गरिमा था वो गरिमा आ जाएगा। चलिए, तो तमाम जो वादे थे, वादों का पिटारा खुला, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बंगाल का चुनावी माहौल जो है वो लगातार गर्मा रहा है। और 3 राज्यों में हमने कल मतदान देखा था, अब बंगाल का चुनाव, बंगाल में मतदान है और फिलहाल दिन अभी मतदान के दिन बाकी है, समय बाकी है, इसलिए ये राजनीतिक गहमा गहमी, राजनीतिक गर्मी अभी और गर्माएगी। फिलहाल मेरे साथ आज की डिबेट में 5 मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा देता हूँ। मेरे साथ रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है रवि त्रिपाठी, और रवि त्रिपाठी को बहुत शुभकामनाएं। और रवि त्रिपाठी जो है आज अच्छा लग रहा होगा, एक तरह से घर वापसी है, दूसरी तरह से रवि त्रिपाठी की। रवि त्रिपाठी एक समय दूरदर्शन में कार्यरत थे, बाद में कई और दूसरे चैनलों में काम किया और अब जो है बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सोफिया खान जुड़ी हैं। सोफिया खान राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी को सपोर्ट कर रही हैं। और मेरे साथ अभिषेक तिवारी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार जो अनुराग वर्मा हैं। और मेरे साथ बंगाल से दिगंत चक्रवर्ती जुड़ रहे हैं, वो भी पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का, 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। रवि त्रिपाठी और मैं टीएमसी की तरफ से जो है मैं सोफिया खान आपको 1.5 मिनट देता हूँ अपनी बात रखने के लिए। सोफिया खान, दोनों घोषणा पत्र जो हैं वो सामने हैं, अब दोनों के वादों का पिटारा अब सामने है। हालांकि कांग्रेस के वादों का पिटारा भी है, लेकिन मैं कांग्रेस पर आज ज़्यादा चर्चा करने का मुझे लगता नहीं कोई मायने है बंगाल के संदर्भ में। तो क्या कहेंगी भाई, किसके वादों में कितना दम? सोफिया जी, आवाज दीजिए सोफिया जी की। सोफिया जी की आवाज दीजिए भाई, इनका टाइम फिर से शुरू कीजिए। जी सोफिया जी, इनका टाइम फिर से शुरू कीजिए सोफिया जी का। जी अशोक जी, देखिए आज जो भारतीय जुमला पार्टी की तरफ से जो आज ये मैनिफेस्टो इनका आया है, हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि देखें क्या जुमला भरा हुआ है। तो इसमें अन्य तो कई वादे हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे अचरज में डालने वाला वादा वो है कि 33% महिलाओं को ये सरकारी नौकरी देंगे। मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो 33% महिलाओं को किस किस राज्य में दिया है, वो अगर वो लोग एग्जाम्पल दे के सेट करें तो शायद हम लोग उसको भरोसा कर सकें। दूसरा, युवाओं को 1 लाख नौकरी, उसमें से 3,000 रुपए, महिलाओं को भी 3,000 रुपए। जब मैं इनके मैनिफेस्टो को पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था, जब हम कोई ऑक्शन में बैठते हैं ना, 1,500 1, 1,500 2, सीधे बोल दिया 3,000। मतलब बोली लग रही है यहाँ पर। मैं नहीं कह रही, ठीक है हमारी सरकार भी दे रही है, लेकिन हमारी सरकार जुमला वाला नहीं दे रही और इलेक्शन के जस्ट पहले नहीं दे रही है और इलेक्शन के बाद खत्म नहीं होने वाला। इनके जो वादे हैं वो
अगर बाकी बंगाल के लोग अगर उनकी तुलना करें कि उन लोगों ने यूपी बिहार या अन्य राज्यों में जो वादे किए 10,000 रुपए देने के वादे किए थे, लेकिन कुछ वीडियोस में देखा गया कि वो पैसे मांगते हुए दिखे या वन टाइम पैसे थे। दिल्ली में भी वादा किया गया था लेकिन वो उसकी पूर्ति हुई नहीं। तो ये कितना सटीक है और कितना लोग विश्वास करेंगे? हम तो अपने वादों पर कायम है। हमने जो कन्याश्री बोला, कन्याश्री दे रहे हैं, हमने रूपोश्री दिया, हम महिलाओं को लक्ष्मी भंडार के रूप में 1,500 रुपए जो मासिक महिलाओं को मिलता है वो दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है, उन्होंने यूसीसी का नाम लिया। वो कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देंगे पश्चिम बंगाल में 6 महीने में या आते ही। बताइए कि जब बिहार में अन्य राज्यों में कहां पर उनका, जहां पर भी उनका शासन है, कहां पे यूसीसी लगा है, उसका भी एग्जांपल यहां सेट कर दे। मुझे याद है जहां जब बिहार में 2023 में 30 सेकंड दीजिएगा, बिहार में जब 2023 में ये लोग यूसीसी लगाने की मांग कर रहे थे तो नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया था, उन्होंने लगने से मना भी कर दिया। तो क्या संभवता है कि आप यहाँ पे क्या करने वाले, कि आपके जितने वादे, जितने मैनिफेस्टो हैं, सब जुमला के आधार पर है। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई वैसे यूसीसी का जिक्र बड़ा जरूरी था सोफिया जी, और उम्मीद करता हूं कि आप जब यूसीसी की बात कर रही हैं तो आपको मालूम होगा यूसीसी क्या है, क्योंकि टीएमसी के सांसदों को तो यूसीसी का शायद फुल फॉर्म भी नहीं पता। लेकिन आई एम श्योर सोफिया जी जो है टीएमसी के सांसदों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, शिक्षिका, उनको यूसीसी का मतलब ज़रूर पता होगा। क्योंकि अभी हाल ही में अरे सुनिए तो सही ना, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। अभी टीएमसी के एक सांसद कीर्ति आज़ाद जी का बयान बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा यूसीसी लागू हो जाएगी तो सबको एक जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, सबको एक जैसा खाना खाना पड़ेगा। तो मैंने पूरा यूसीसी के बारे में रिसर्च किया कि कहीं लिखा है कि यूसीसी मतलब सबको एक, दुनिया के कई देशों में यूसीसी। एक मिनट सुनिए, अगर आप भी उसी लाइन पर जाना चाहती हैं तो नहीं तो 1 मिनट सुनिए ना, सुनना पड़ेगा। बेटर है कि मेरे यहाँ पे आप कुछ बोले, बेहतर है कि अपने सांसदों को थोड़ा एजुकेट करें कि भाई यूसीसी पे आपने कहा कि लागू करेंगे नहीं करेंगे, वो सवाल उठाना जायज है, वो आप बिल्कुल उठाइए, लेकिन कम से कम अपने सांसदों को थोड़ा लिखा पढ़ा लीजिए कि यूसीसी का मतलब क्या होता है। अच्छा, दुनिया के तमाम देशों में यूसीसी लागू है, लेकिन वहां पर क्या होता है, लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। तो यूसीसी का कतई मतलब नहीं होता कि सब लोग एक जैसा खाना खाएंगे, एक जैसे कपड़े पहनेंगे। लेकिन कीर्ति आजाद साहब जो पहले भी क्रिकेट में भी फ्लॉप रहे हैं, उनका क्रिकेट का रिकॉर्ड भी जो है देश ने देखा था, किस तरह से अपने पिता के कंधे पर सवार होकर क्रिकेट के टीम में पहुंचे थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा था। तो उनको यूसीसी का, तो सोफिया जी आपको मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। सिर्फ मेरा निवेदन है अपने सांसद महोदय को यूसीसी के बारे में थोड़ा पढ़वा दीजिए। आप शिक्षिका हैं, कम से कम उनकी प्रौढ़ शिक्षा क्लास ले लीजिए, 1 दिन जाकर, 2 दिन जाकर, 2 घंटे पढ़ाएंगी प्रौढ़ शिक्षा क्लास में, उनको बुलाएंगी तो कीर्ति आजाद को यूसीसी का मतलब पता चल जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। चलिए रवि त्रिपाठी, 1.5 मिनट आपकी पार्टी। अब सुनिए, आप काहे इतना परेशान हो जाती हैं? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं भाई, आपको निवेदन कर रहा हूं, राष्ट्रीय एक पत्रकार होने के नाते मेरा निवेदन है आपसे, अपने सांसदों को पढ़ाइए, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र ले जाइए, उनको ज्ञान दीजिए। चलिए रवि त्रिपाठी, 1.5 मिनट आपकी पार्टी जुमला पार्टी है, वादे कर देती है, ट्रैक रिकॉर्ड कुछ है नहीं आप लोगों का पूरे करने का। अशोक जी, शुरुआत करते हैं हमारे वायदे से। हमारे जन्म पार्टी की, आपने पार्टी के जन्म की बात की 1980 से। हमारा वायदा था कि हम 370 हटाएंगे। हमारा वायदा था कि रामलला हम वहीं आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 370 भी हटाया, मंदिर भी बनाया, और अब यूसीसी भी लागू हो रहा है। इनको पढ़ा बताइए कि यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है मैडम, यूसीसी गुजरात में लागू हो चुका है मैडम। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये जुमला नहीं है, और ये साक्षात है आपके सामने। आर्टिकल 370, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग कितने खुश हैं इसके हटने के बाद, जो वहां डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ये सब जानते हैं। आज रामलला का मंदिर बनने के बाद पूरे देश में क्या भावना गई है, ये सब जानते हैं। जो पहले हॉस्पिटल बनाने और स्कूल बनाने की बात है। अरे सुनिए ना, एक मिनट, ये आप ऐसा मत कीजिए, मुझे फिर उनको समय ज्यादा देना पड़ेगा। आपके समय में वो नहीं बोले थे, मैं भी नहीं, कोई नहीं बोला था। रवि त्रिपाठी, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये तो खाली बंगाल की बात कर रही है। हमने बिहार में लोगों को दिया है, जो कहा है वो किया है। हमने महाराष्ट्र में जो कहा है वो किया है।
हमने जो मध्य प्रदेश में कहा है वो किया है, हमने जो छत्तीसगढ़ में कहा है वो किया है, हमने जो दिल्ली में कहा है वो किया है। तो हम जुमला नहीं देते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम गुंडों की पार्टी नहीं है, हम लोकतंत्र को शर्मसार नहीं कर रहे हैं। इस तरह से लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। मगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। अभी उनके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चयनित किए गए जो जुडिशियल अफसर थे उनको आप बंधक बना लेते हैं 13 घंटों के लिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। शर्म है इस राज्य पे, जहां पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है, न तो इंडस्ट्री है, न रोजगार है, न एजुकेशन है, और बदमाशी के नाम पर गुंडागर्दी है। लोगों को वोट नहीं करने के लिए डराया जाता है। तो अब भय नहीं चलने वाला है, अब भरोसा चलने वाला है, और इस भरोसे के नाम पर हम डंके की चोट पर सरकार में आएंगे। पर रवि त्रिपाठी, एक मिनट रुकिए। पर रवि त्रिपाठी, बड़ा सवाल यह है कि देखिए, आपने यहाँ पर जो है जीरो टॉलरेंस की बात घुसपैठ पर करी है, तो कितने राज्यों से कितने घुसपैठिए निकाले हैं? पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है, देश में सरकार है। असम में ठीक है कुछ घुसपैठिए निकाले गए, लेकिन इसके अलावा और कितने राज्यों में कितने घुसपैठिए निकाले गए, जब आप इतना जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं घुसपैठ को लेकर? तो अशोक जी, यही प्रोसेस है जो SIR का प्रोसेस है, जिसको शुरू किया गया है। आप जानते हैं उसके बाद बवाल क्यों मच रहा है। बिहार में उसी की वजह से बवाल मचा कि SIR आएगा, मुसलमानों को, एक तबके को आप परेशान करना चाहते हैं। बिहार से लोग हटाए गए, लगभग डाटा कहिए तो हजारों की संख्या में लोग हटाए गए उसके तहत, जो बांग्लादेशी हैं। आज भी बांग्लादेशी भाग रहे हैं तो इनको चिल्लाना पड़ रहा है। और हकीकत है अशोक जी, मैं क्योंकि नॉर्थ बंगाल में बैठा हूँ, सिलीगुड़ी में बैठा हूँ, और नॉर्थ बंगाल के आसपास पूरा इलाका जो है बांग्लादेश से भरा हुआ है। पूरा बॉर्डर जो है बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है। और आप जाके हालात देखिए, बॉर्डर के इलाके के जितने गांव थे वो खाली हो गए, सब भर गए हैं बांग्लादेशी आकर, और उनको इन्होंने ऑथराइज कर दिया है, उनको वोटर बना दिया, और अपने वाले जो बाहर के हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हम कोशिश कर रहे हैं, और बांग्लादेशी घुसपैठ खत्म होगा, ये बार बार हमारी सरकार वायदा कर रही है। संख्या हम नहीं आपको बता सकते, लेकिन फैक्ट है कि हमारी नियत साफ है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से हटाना है। उससे केवल हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को भी फायदा होगा, उनका भी हक मारा जा रहा है सरकारी नौकरी में। ओके सोफिया जी, मेरा बड़ा सवाल जो आपसे है, देखिए आपने कहा कि आपने वादे पूरे करे, जाहिर सी बात है, मैं अभी आपके पुराने वादों की उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप कह रही हैं आपने सारे वादे पूरे किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे, अगर आपकी सरकार है आपने किए होंगे। लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहता हूँ, किसी भी राज्य का जो विकास या डेवलपमेंट है, उस राज्य के विकास का जो पैमाना होता है वो कई तरह से नापा जाता है। और किसी भी राज्य में जब विकास होता है तो उसके लिए उसको निवेश चाहिए होता है, उसके लिए ये उद्योग धंधे चाहिए होते हैं। नहीं तो फिर अगर आप पैसे बांट करके सिर्फ कन्याश्री या कोई भी योजना में आप पैसे बांटते रहेंगे लेकिन स्टेट की कमाई नहीं होगी, तो अल्टीमेटली एक दिन स्टेट जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ सीधा सा ये है कि देखिए 2011 से 2025 के बीच पश्चिम बंगाल में 6,600 कंपनियों ने राज्य छोड़ा है। 6,600 कंपनियों ने राज्य छोड़ा है। मैं निवेश का एक डेटा देख रहा था, आप सोचिए, मैं तो उत्तर प्रदेश को बड़ी बेहतर तरीके से जानता हूं, मेरा बचपन वहीं बीता उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो है आज इन्वेस्टमेंट के मामले में, जिस उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, माफियागिरी होती थी, कोई आदमी वहां पर उद्योग धंधा क्या मतलब कोई अपनी दुकान खोलने नहीं आता था। उत्तर प्रदेश का एक समय यह हाल था। आज उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश निवेश के मामले में पश्चिम बंगाल के बराबर खड़ा है। पश्चिम बंगाल का जो पूरा जो GDP में हिस्सा है वो लगातार कम हो रहा है। और फिर से कह रहा हूं, 6,600 कंपनियों ने छोड़ दिया बंगाल। कुछ तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा ना कि क्या वजह है, कंपनियां बंगाल छोड़ छोड़ कर जा रही हैं, कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। अशोक जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जहां पर भाजपा का राज्य नहीं होता उस राज्यों को प्रताड़ित हमेशा से ही भाजपा सरकार ने की है। अगर हम बात करें तो करोड़ों मतलब 2 लाख करोड़, ये अब इसको संख्या आप सोच लीजिए, इतने करोड़ रुपए यहाँ के अटका के रखे हैं सारे फंडों को, फंड को। पश्चिम बंगाल के मनरेगा आवास योजना, 100 दिन के पैसे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल किस तरीके से सौतेलाना व्यवहार पर आज अटकी हुई है। और ममता बनर्जी जो उनके राज्य का जो भी डेवलपमेंट है उसके आधार पर वो सारी चीजों को कर रही हैं। और आपने कहा कि पैसे देना नहीं, पैसे देना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम जो दे रहे हैं ना, हम तो मैंने उसका विरोध नहीं किया, मैं तो एक बात कह रहा हूँ। मैं इनको डाटा दिखाना आ रहा हूँ रवि, एक मिनट 30 सेकंड दीजिएगा, 30 सेकंड दीजिएगा।
1500 रुपए जो युवाओं को दिया जा रहा है, यही कहते थे, आज जो 3000 रुपए दे रहे हैं ना, ये कहते थे भिक्षा दिया जा रहा है, भीख दिया जा रहा है, नौकरी नहीं है। अब आप क्यों दे रहे हैं भाई? आपने अपने मैनिफेस्टो में 3000 रुपए क्यों दिए? अब क्या युवाओं को आप लोग क्या माने, ये क्या 3000 रुपए का भीख दे रहे हैं क्या? तो अपनी मुंह की अपने खा गए ये लोग। ठीक, सोफिया जी सोफिया जी सुनिए। कभी नहीं कहा कि हम 15 ओके, सोफिया जी सुनिए, सोफिया जी सुनिए, सोफिया जी सुनिए, सोफिया जी मेरा सवाल लीजिए, सोफिया जी मेरा सवाल लीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन आदमी क्या दे रहा है, मैं कह रहा हूं हर आज की तारीख में हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वेलफेयर स्कीम के तहत बेरोजगारों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को देती है। मैं कह रहा हूं स्टेट कहां से देगा अगर स्टेट की इनकम नहीं होगी तो? अगर आपकी इनकम होगी तभी देंगे ना। मेरी अगर आय नहीं है तो मैं तो सड़क पर जाके लोगों को खाना नहीं खिला सकता ना। मेरी आय कुछ होगी तभी उसमें से मैं खाना खिलाऊंगा। तो जहां आय का सब बात है, मैं उसमें ये कह रहा हूं कि देश की जो जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी है वो लगातार टीएमसी की सरकार आने के बाद, वो डेटा मेरे पास है, वो लगातार गिर रही है। और फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप कह रही हैं कि राज्य सरकार ये केंद्र सरकार पैसा नहीं देती, सौतेला, भाई उसका कंपनियों के जाने से क्या मतलब है? कोई भी कंपनी तब जाती है किसी भी राज्य से जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। कोई भी कंपनी, कोई राज्य तब छोड़ती है जब वहां गुंडागर्दी होती है, वहां कानून का शासन नहीं होता, तब वो कंपनियां मजबूर होकर राज्य छोड़ती हैं। अशोक जी, जब देश के पूरे में ओवरऑल चलिए पश्चिम रवि एक मिनट रवि एक मिनट आ रहा हूं, इसका चांस है भाई। बोलिए, थोड़ा सहन शक्ति बोलिए। 4 मई तक ही बोलना है, उसके बाद तो आपको जाना है। नहीं, 4 मई के बाद हमें ही आना है। 4 मई तक ही है। चलिए, कौन कहाँ रहेगा क्या बोले वो छोड़ दियो, जनता तय करेगी। चलिए, लोकतंत्र डर से नहीं चलता है। लालू भी इसी गलतफहमी में थे और लेफ्ट वाले भी इसी गलतफहमी में थे। बंदूक से लोकतंत्र नहीं चलता है, बम से नहीं चलता है। चलिए, ओके पर्सनल टिप्पणी छोड़ के विषय पर आ जाते हैं। ओके सुनिए, ठीक है, हाँ बोलिए सोफिया जी, विषय पर आइए, विषय पर। कहाँ थे हम लोग? मैं ये तो बीच में टोक के भुला दिया। कंप्यूटर थोड़ी है जो दबाया और टकाटक निकल आया। मैं सवाल पूछूं, मैं सवाल दोहरा देता हूँ, मैं सवाल दोहरा देता हूँ, मैं सवाल दोहरा देता हूँ। मैं सुनिए ना, एक मिनट प्लीज सोफिया जी रवि एक मिनट सोफिया जी, मैं फिर से दोबारा सवाल दे रहा हूँ। आप बोल लीजिए 4 तारीख। अच्छा, आप बोलिए ना सोफिया जी, आप बोलिए। देखिए मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जल्दी से मैं फिर कह रहा हूं 6600 कंपनियों ने पश्चिम बंगाल छोड़ा है क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं है, वहां गुंडागर्दी है, वहां कानून का शासन नहीं है। जी अशोक जी, देखिए, जब पूरे देश की अगर हम बात करें, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जितनी महंगाई बढ़ी है, जितना सोफिया जी पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ बढ़े हैं? कहाँ बढ़े हैं? सोफिया जी हिमाचल को छोड़ के पेट्रोल डीजल के दाम कहीं नहीं बढ़े, और हिमाचल में आपके सहयोगी की सरकार है। अरे ऐसा गिर रहा है जैसे अब लोगों के नजरों से भाजपा गिरी है, तो पश्चिम जो सोफिया जी आप सुनिए, सोफिया जी आज आप सुनिए ना, अब रुकिए, हो गया, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। सोफिया जी मतलब ऐसा मत करिए प्लीज कि भैया पेट्रोल, ऐसा मत कीजिए सोफिया जी प्लीज। मतलब आप सुनिए ना सोफिया जी, एक मिनट, मैं फिर से कह रहा हूं सोफिया जी, मैंने शुरू में आपकी तारीफ करी, आप कीर्ति आजाद जी से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, आपको यूसीसी का मतलब पता है, तो आप जब ज्यादा पढ़ी लिखी हैं आपको यह भी पता होगा पेट्रोल और डीजल के दाम देश में नहीं बढ़े हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि टीएमसी वाले जो हैं वो बिना पढ़े लिखे आते हैं, बिना तैयारी के। ऐसा मत कीजिए सोफिया जी, आपके पास, अरे भाई बंद कीजिए प्लीज बंद कीजिए। मैं ये सब नहीं कर सकता भाई, मैं ये सब नहीं कर सकता। ना मैं यूसीसी पर कीर्ति आजाद जी से बहस कर सकता हूं, ना मैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सोफिया जी के साथ बहस कर सकता हूं। मेरा इतनी बुद्धि नहीं है भाई, मैं इतना बुद्धिशाली नहीं हूं कि यूसीसी में एक कपड़े पहनेंगे, एक खाना खाएंगे, एक जैसे शक्लें हो जाएंगी, एक जैसे घर बन जाएंगे। मैं उस लेवल का नहीं हूं कि मैं बहस करूं। प्लीज रुकिए, रवि अपनी बात बोलिए, फिर मैं जाऊंगा आगे। अशोक जी, मैं कुछ डाटा बताना चाह रहा था कि इस राज्य की क्या हालत है, और जो आपको इम्पीचमेंट की जाती है, जो इसका क्या हालत है, मुस्लिम तुष्टीकरण का हालत का अंदाजा लगाइए।
कि ममता बनर्जी की सरकार में 57,000 करोड़ एलोकेट किया जाता है मदरसा के लिए, मदरसा के डेवलपमेंट के लिए। और जहां नॉर्थ बंगाल में बैठा हूं, जहां आदिवासी समाज रहता है, जहां बनवासी समाज रहता है, जहां एससी समाज रहता है, उसके लिए दिया जाता है 900 करोड़। पूरे उत्तर बंगाल को 900 करोड़ और मदरसा के लिए 5700 करोड़, मतलब 5,700 करोड़ का बजट दिया जाता है। इसके अलावा देखिए 26,000 टीचर, एसएससी स्कैम होता है, 26,000 टीचर की नौकरी चली जाती है। इतना बड़ा स्कैम होता है, मंत्री को हटाया तक नहीं जाता है, उल्टा उनको टिकट दे दिया जाता है। इसके अलावा आप देखिए लगातार स्कूल जो बंद हो रहे हैं, आपके लगभग जो है 3,800 स्कूल ऐसे हैं स्टेट में जिसमें कोई टीचर, कोई स्टूडेंट नहीं है, एक भी स्टूडेंट नहीं है। 8,000 स्कूल, देखिए एक डाटा ये कहता है कि लगभग 8,027 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं इस स्कूल में। आप खाली इंडस्ट्री की बात नहीं कीजिए, इंडस्ट्री तो 6,000 के आसपास यहाँ चले गए हैं, और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात करें जो यहाँ क्लोज हुए हैं, 21,512 यूनिट बंद हुए हैं यहाँ पे, जो बंद हो गए, जिसमें जूट का होगा, तमाम छोटे छोटे यूनिट्स होंगे जो बंद हो गए, कुछ भाग गए, कुछ बंद हो गए। ये स्थिति है इस स्टेट की। और यहाँ ये बात कर रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, आलू का किसान जो है आत्महत्या करने को मजबूर है। यही अलीपुरद्वार में बिहार में 2 किसानों ने आत्महत्या की है। यही कुछ बिहार में प्रधानमंत्री रैली से ठीक एक दिन पहले खबर आती है कि एक किसान ने आत्महत्या की क्योंकि वो आलू की कीमत उसको सही नहीं मिल रही है। अब कर्ज कहां से चुकाएगा सरकार का? उसके बाद ममता बनर्जी का बयान आता है कि अब किसान जो है अपना आलू बाहर बेच सकते हैं। पहले इसका बैन होता है कि बाहर आप नहीं बेच सकते हैं, तो जब मरने लगे किसान तो उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं? न तो युवाओं का ख्याल रखा जा रहा है, सरकारी कर्मचारी आपसे खुश है, 7वां वेतन आयोग हम देने की बात कर रहे हैं। पूरे दुनिया, पूरे देश को 7वां वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, लेकिन बंगाल को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ओके, आपने आलू किसानों की बात करी तो मैं ये खबर देख रहा था, और ये खबर जो है सरकारी कर्मचारी सबको तो मार ही रहे हैं। ओके रवि, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आपने आलू किसानों की बात करी तो मैं एक खबर देख रहा था, और वो खबर जो आलू किसानों के बारे में ही है, और ये कल की खबर है, ये मतलब कल की नहीं, माफ कीजिएगा, आज की खबर है, और ये बड़ी रेलेवेंट खबर है जिसकी तरफ रवि त्रिपाठी ने जिक्र किया। और ये उस अखबार की है जो अखबार जो है ममता दीदी को दिन रात चमकाने में लगा रहता है, उस अखबार की खबर। ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा अखबार हो जो ममता विरोधी अखबार हो। इस अखबार की रिपोर्ट ये कहती है कि जो एक किसान है पश्चिम बंगाल में, वो आलू के उपज के लिए 1 किलो आलू पर उसका खर्च जो है 7.5 रुपये आता है। सोफिया जी, आज की खबर है ये, 7.5 रुपये 1 किलो आलू के उत्पादन पर किसान का खर्च होता है, लेकिन उसको आज 3.5 रुपये मिल रहे हैं। 3.5 रुपये उसको मिल रहे हैं किलो आलू के, इससे ज्यादा उसको दाम नहीं मिल रहे। तो ये चिंता की बात है। आपने वादे किए होंगे लेकिन पूरे किए होंगे, लेकिन मुझे लगता है इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मैं अभिषेक जी का मैं आऊंगा, सुनिए ना, मुझे आगे भी जाना। सोफिया जी, एक मिनट सोफिया जी, मैं आपको मौका दूंगा, रुकिए ना, मेरे साथ बाकी मेहमान भी है, 1 मिनट। मैं बंद कर दीजिए, दोनों लोगों की आवाज बंद कर दीजिए। ऐसे मत कीजिए प्लीज, मैं दोनों को मौका दे रहा हूं, ऐसा मत कीजिए। अभिषेक तिवारी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रही है अशोक जी। अभिषेक तिवारी, दोनों के घोषणा पत्र सामने हैं, ट्रैक रिकॉर्ड सामने है, क्या कहेंगे? बंगाल किस दिशा में जा रहा है? अशोक भाई, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादे और चुनावी घोषणा पत्र के देखता हूं और सुनता हूं, तो मुझे ये चुनावी जुमला समझ में आता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अतीत बताता है कि जब चुनाव आता है, ये देश की जनता हो या राज्य की जनता हो, वहां पे जाकर के खूब सारे लंबे लंबे वादे करते हैं, और चुनाव के बाद पूरी तरीके से भूल जाते हैं। और जब देश के गृह मंत्री से पूछा जाता है कि जी आपने वादा किया था, आपके प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, तो कहते हैं जी वो तो चुनावी जुमला था। और इन्होंने अतीत में अपने करके दिखाया। इससे पहले बंगाल से पहले कई राज्यों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, खुद देश की राजधानी दिल्ली का चुनाव हुआ। यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री आकर के लंबे लंबे वादे किए कि अगले महीने से हम आपको गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा, हर महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आने लग जाएगा, जहां पे झुग्गी है वहां पे मकान दे देंगे। हालात ये हैं, हकीकत ये हैं कि आज दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहां की जनता जूझ रही है, पूरी तरीके से परेशान है। तो ये बंगाल के अंदर गए हैं। बंगाल में जाने से पहले देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि जिस राज्यों में जाकर के आपने वहां की जनता से वादा किया, क्या वो वादा आपने पूरा किया? महाराष्ट्र में आपने किसानों से वादा किया था हम आपके कर्ज माफ कर देंगे, क्या आपने वो पूरा किया? हरियाणा के अंदर आपने वादा किया था कि जो किसान है उनका आय दुगना कर देंगे, क्या वो वादा पूरा हुआ?
दिल्ली के अंदर हमारे महिलाओं से आपने वादा किया था 2,500 रुपए आपके हम खाते में देंगे, क्या वो 2,500 रुपए मिलने लग गए? बिहार में आपने वादा किया था कि वहां पे पूरी कानून राज होगा, वहां पे गुंडागर्दी नहीं होगी, क्या वो पूरा हुआ? और अभी किसानों की बात हो रही थी, अशोक भाई, किसानों की क्या हालत है? बिहार छोड़ दीजिए और राज्य छोड़ दीजिए, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की है और जहां पे अपोजिशन की सरकार है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको साफ नजर में आ जाएगा। ये तो राज्यों की बात हो गई। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लोकसभा का चुनाव था, लंबे लंबे वादे किए, हमारे जैसे युवाओं से वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या वो 2 करोड़ रोजगार मिल गया? हमारे किसानों से वादा किया था कि आपकी आय दुगनी कर देंगे, क्या वो हो गया? इनके कारण, इनके फैसले के कारण हमारे 800 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, उन्होंने नहीं एक मिनट, एक मिनट, चलिए सुनिए, उस विषय पे मत जाइए जिस विषय को लेकर के मैंने डिटेल स्टडी कर रखी है, उस विषय में मत जाइए। किसानों की आत्महत्या, एक मिनट सुनिए, किसानों की आत्महत्याओं के डेटा लेकर मैं बैठता हूं और मैं चैलेंज कर चुका हूं इसी शो में, मैं चैलेंज कर चुका हूं इसी शो में, ये जो आप डेटा देते हैं ना, फर्जी डेटा है, प्लीज उस दिशा में मत जाइए। मैं उसके ऊपर लेख लिख चुका हूं, मैं किताब लिख चुका हूं, और मैंने जो किसानों ने, जो किसान आंदोलन के कर्ता धर्ताओं ने जो मुझे पूरा डॉक्यूमेंट दिया, उसके एक एक डॉक्यूमेंट में एक एक नाम की पड़ताल मैं कर चुका हूं। तो प्लीज उस दिशा में मत जाइए, क्योंकि मैं जिस चीज पर मैंने रिसर्च करी है, जिस चीज पर मेरी पकड़ है, उस विषय पर कोई अगर मेरे सामने गलत बोलेगा, गलत बयानी करेगा, तो फिर मैं उसको टोकूंगा। नहीं है, देश की मीडिया ने और कई सारे पत्रकारों ने यह माना कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसान बिल लाया गया वो मास्टर स्ट्रोक है। जब प्रधानमंत्री जी उसको वापस ले लेते फिर कहते मास्टर स्ट्रोक है। अगर वो भैया इतना अच्छा बिल था तो आप, अगर वो खराब था तो उसको लागू नहीं होना देना चाहिए। सुनिए ना, तो आज आपके कथनी और करने में हाँ, मैं आ रहा हूं, मैं अनुराग आ रहा हूं। सुनिए अभिषेक भाई, अब सुनिए अभिषेक भाई, अभिषेक भाई अब सुनिए, अभिषेक भाई अब सुनिए, अभिषेक भाई अब सुनिए, प्लीज अब सुनिए। पहली बात तो आप तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको पूरा अधिकार है बीजेपी पर हमला करने का या किसी पर भी हमला करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे वो कहावत याद आती है, सूप तो सूप छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। मतलब वादों की बात की वादे पूरे नहीं किए, मतलब वो आम आदमी पार्टी बात करे तो मतलब मुझे वही कहावत याद आती है, सूप तो सूप छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। अरे दिल्ली के हैं भाई साहब, हम भी दिल्ली के हैं। आप अगर बिहार जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, तो मुझे आपको दिल्ली पर लाना पड़ेगा। इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठकर गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, एक मिनट, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, आज जो सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज वही अरविंद केजरीवाल जो है 50 गाड़ियों के काफिले में शू घूमते हैं, 50 गाड़ियों के काफिले में, और उनके शीश महल की चर्चा जो है देश और दुनिया में होती है, शीश महल। तो प्लीज मतलब मेरा मानना यही है अभिषेक भाई कि सूप तो सूप छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। आप बीजेपी से सवाल कीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि इन्होंने वादा किया, उन्होंने वादा, पहले थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकिए और फिर सवाल उठाइए। अब अनुराग बोलिए। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। अरे अभी दूंगा, अभी चिंता मत कीजिए, दूंगा अभिषेक भाई, अभी दूंगा, अभी जरा बाकी मेहमानों को भी ले आऊं, अभी दूंगा। अनुराग शेख जी की सबसे बड़ी, जब इन्होंने शुरू किया तो मैं खुद हंसी मेरी छूट रही थी। ये इतना हास्यास्पद है कि आम आदमी पार्टी ये बोल रही है कि उन्होंने वादे किए और पूरे नहीं किए। अगर अशोक जी देखा जाए तो राजनीति में जो वादे और गिरावट की, जो राजनीति गंदी तो थी, शुरू से रही है, लेकिन राजनीति में जो नए गिरावट के जो नए आयाम जो जोड़े गए हैं, वो आम आदमी पार्टी के राजनीति में आने के बाद, बनने के बाद से जो नई चीजें, इतने कभी देखिए, अगर भाजपा ये कहती है कि हम बड़े बंगले में रहते हैं और बड़े गाड़ियों से चल रहे हैं, तो उन्होंने कभी कहा क्या कि हम जो है आम आदमी पार्टी की तरह रहेंगे, हम मेट्रो से चलेंगे, हम वैगन आर से चलेंगे, हम उसे पेट्रोल नहीं भरवाएंगे, सीएनजी लगा लेंगे, और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या मतलब सब कर डाला। और क्या हुआ? उसका विपरीत, सब कुछ उल्टा। लेकिन अनुराग एक बात कहूंगा, सुनिए, और अभिषेक जी आप भी सुनिए, बाकी लोग भी सुने। ये हम जो डिबेट है ना, ये आम आदमी पार्टी पर नहीं कर रहे। मैं तो पहले अभिषेक जी थोड़ा सा एक जानकारी दीजिए मेरे दर्शकों को भी, मुझे भी, कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है पश्चिम बंगाल में? अशोक जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके दर्शकों के लिए, पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी पूर्ण रूपेण
टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को और ममता बनर्जी को सपोर्ट ओके, कर रही है। ठीक है, ठीक है। और हम पूरी तरीके से उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर ठीक चल है, रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वही मैंने कहा कि पहले ये, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बंगाल पे डिबेट कर रहे हैं, हम दिल्ली में जाएं, गुजरात में जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, उससे बेहतर है थोड़ा बंगाल पे चर्चा कर ले। आम आदमी पार्टी आज मेरे शो में भी इसीलिए है क्योंकि मुझे मालूम है दीदी के पीछे जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी खड़ी है। दिल्ली में जब था तब ममता बनर्जी यहाँ खड़ी थी। तो देखते हैं उसी पर। अनुराग अपनी बात पूरी करिए। बंगाल पर हम आएंगे जी। नहीं तो कि बंगाल में जो बातें हो रही हैं, मतलब जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अगर अशोक जी इस समय देखा जाए तो अब जो आलोचना करी जा रही है कि फ्रीबी राजनीति आज इस देश की दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आज इस राजनीति फ्रीबी राजनीति भारतीय राजनीति का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप कोई भी काम की बात करें, आप कुछ भी आप फ्रीबी राजनीति से कोई हट नहीं सकता। और इस बार के जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसमें एक चीज बड़ी साफ दिखाई दे रही है कि जो प्रयोग ममता बनर्जी पहले कर चुकी है वेस्ट बंगाल में, उसी का एक स्टेप, 2 स्टेप ऊपर बीजेपी ने यहां पे लागू किया है। देखिए, महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने, ममता बनर्जी ने अपनी तरफ रखा हुआ था, इस घोषणा पत्र को देख के साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं महिला वोट उनसे छिटक ना जाए, और छिटक सकता है, बहुत संभावना है। घुसपैठ वहां का बहुत बड़ा मुद्दा है, माने या ना माने प्रवक्ता लोग यहां बैठ के, घुसपैठ वहां का बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां पे डेमोग्राफी जिस तरह से चेंज हुई है, 20% से 30% मुस्लिम वोटर वहां पे हो चुका है, वो वाकई चिंता का विषय है। हम लोग को जब ये चीज यहां बैठ के लगती है तो वहां के लोग किस हद तक, किस तरह से क्या महसूस करते होंगे, यह समझा जा रहा है। 7th पे कमीशन, जिस तरह की बातें, और एक चीज और कि वंदे मातरम का भी मुद्दा उठा दिया गया है। वो तो अब कांग्रेस के जो है कई नेता कह रहे हैं कि हमको वंदे मातरम गाने से रोका, मतलब हमको अगर दबाव डाला तो हम जो है कांग्रेस छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में चले जाएंगे। ये भी हम सुन रहे हैं। वंदे मातरम का विरोध जो है इस हद तक चला गया है कि हम कांग्रेस भी छोड़ देंगे क्योंकि हमको तो भले ही हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में चले। बहरहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ दिगंत, उसके बाद आ रहा हूँ, क्योंकि दोनों घोषणा पत्र का कंपैरिजन तो जरूरी है ना दरअसल, कि भाई दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपना जो घोषणा पत्र जो रखा है उसमें बंगाल के हित के लिए क्या कुछ है, उस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फिर मैं आऊंगा अभिषेक आपके पास भी। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति बंधन की जिम्मेदारी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलो, 2 टूक आप देख रहे हैं। 2 टूक में हम चर्चा कर रहे हैं भरोसा पत्र
बनाम इश्तेहार बंगाल में बनाएगा किसकी सरकार। दरअसल बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र पश्चिम बंगाल के लिए जारी करा, जिसे उसने भरोसा पत्र नाम दिया है। तो दूसरी तरफ इश्तेहार नाम से टीएमसी अपना घोषणा पत्र पहले निकाल चुकी है। तो अब सवाल यह है कि ये जो घोषणा पत्र हैं, दोनों घोषणा पत्र क्या तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या रोड मैप दिखा रहे हैं, क्या विजन दिखा रहे हैं टीएमसी और बीजेपी का कि पश्चिम बंगाल किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। हालांकि तय तो जनता को करना है कि किसके घोषणा पत्र पर, किसके भरोसे पर या किसके इश्तेहार पर जो पश्चिम बंगाल की जनता भरोसा करती है। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी बीजेपी से, सोफिया खान टीएमसी समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, टीएमसी को सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी, अनुराग वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं और दिगंत चक्रवर्ती जो हैं युवा पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बंगाल से जो उनका संबंध है। दिगंत, दोनों घोषणा पत्र जो हैं वो अब हमारे सामने हैं, इसका कैसे आप जो है फैक्चुअली कैसे जो है और इसका कैसे इसका कंपैरिजन करना चाहेंगे? देखिए अशोक जी, आज का जो विषय है, दोनों जो पार्टीज है उनका जो घोषणा पत्र, तो अगर इसमें से किसी का लाभ होगा वो बंगाल की जनता की होगा, अगर कोई नुकसान होगा तो बंगाल की जनता का भी होगा। तो इसलिए मैं बहुत सिंपली कुछ पॉइंट्स में मेरा बात रखना चाहूंगा कि आज भाजपा ने जो घोषित किया, मैं 15 पॉइंट्स उन्होंने रखा, उनमें से मेरे को जो अच्छा लगा वो है जो पहली पॉइंट्स उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में रखा है वो है नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि बंगाल एक ऐसा जियोग्राफिकल लोकेशन है जहां बांग्लादेश के साथ 2000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। उनमें से 500 से ज्यादा किलोमीटर ऐसा है जहां पर कोई सील नहीं है, बॉर्डर में सील नहीं है। और एक पॉइंट जो है राइट टू रिलीजन फ्रीडम के बारे में भी एक पॉइंट भाजपा ने रखा। ये क्यों महत्वपूर्ण है बंगाल जैसे स्टेटों में? मैं एक छोटा फैक्ट बताऊंगा कि जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट हम सबको पता है कि 15 अगस्त भारत में नहीं आए थे, वो 18 अगस्त मतलब स्वाधीनता के 2 दिन बाद भारत में जुड़े थे खुलना के एक्सटेंस में। अगर आप आज देखिए, ये बांग्लादेश के अंदर जो खुलना है उनका जो अभी पॉपुलेशन है वह हिंदू पॉपुलेशन 5% से भी कम है। और जो मुर्शिदाबाद इंडिया के अंतर्गत है, बंगाल के अंतर्गत है, ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी हिंदू का पॉपुलेशन 30% से नीचे है। तो इस विषय के ये जो डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हो रहा है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बढ़िया खतरा है। अब मैं डेवलपमेंट के बात पर अगर आप आएंगे तो 7 पे कमीशन की बात भाजपा कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन के अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अगर कोई क्लार्क का जॉब होगा तो उनके जो सैलरी है वो 6 पे कमीशन से 7 कमीशन में डबल से भी ज्यादा है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स, जैसे युवा को लेकर भी भाजपा ने जो कहा, अभी टीएमसी ने युवा शक्ति घोषित किया जिसमें 1500 उन्होंने एक स्टाइपेंड ऐसा कुछ युवाओं के लिए दे रहे हैं। तो भाजपा ऐसा कहा कि 3000 पर मंथ वो देंगे, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है ऐसा जो युवा है उनके लिए वो एककालीन 15,000 रुपया वो घोषित किया। और एक जो विषय है, जो टीएमसी के जो घोषणा पत्र है इस पे हर पार्टी इलेक्शन के समय करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी 3 टर्म सत्ता में है उनके लिए केवल इश्तेहार पत्र चुनौती के लिए, चुनाव के लिए कोई एक कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि 15 इयर्स में उन्होंने क्या किया ये लोग आज देखेंगे। अब 15 साल हो गया स्कूल सर्विस कमीशन की एक बार एग्जामिनेशन हुआ 2016 में, उनमें भी 25,000 जो टीचर है उनमें से 90% से ज्यादा स्कैम करके एग्जाम में एंट्री लिया, ऐसा माना जाया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे घोषित किया। तो अभी जो विषय है, भाजपा ने तो अभी सत्ता में नहीं था, वो घोषणा पत्र घोषित किया, घोषणा पत्र घोषित किया, वो ठीक है, लेकिन टीएमसी को लोग जज करेंगे वो 15 इयर्स में क्या क्या टीएमसी के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जज करेंगे। लेकिन मैं टीएमसी का घोषणा पत्र देख रहा था और उसमें एक बात जो है इसमें लिखा था, इस घोषणा जो टीएमसी ने जो 10 वादे किए उसमें कहते हैं नागरिकता संशोधन कानून सीए रद्द करेंगे, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू नहीं होगा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या पश्चिम बंगाल की सरकार के दरअसल उसके दायरे में है भी, उसकी हैसियत में है भी कि वो सीए को रद्द कर दे। ये केंद्र का कानून है, संसद का बनाया कानून है। सोफिया जी, ये दरअसल ये जो कहा जा रहा है कि सीए रद्द कर देंगे, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, ये केंद्रीय कानून है, संसद का बनाया कानून है।
बंगाल कोई जो है अब भी भारत का हिस्सा है, बांग्लादेश नहीं है कि भारत की संसद का कानून वहां लागू नहीं होगा। अशोक जी, दीदी 10 प्रतिज्ञा माने दीदी के 10 वादे में ऐसा कोई वादा तो है ही नहीं। आप कहां से आंकड़े बता रहे हैं ये मुझे नहीं पता। हाँ, दीदी ने हमेशा कहा है कि पक्षपात से परे, क्योंकि चूंकि सीए में, सुन लीजिए, सीए में एक समुदाय को बात दिया गया है कि सबको नागरिकता मिलेगी लेकिन फला ढका समुदाय को नहीं मिलेगी। उसका एक कह सकते हैं उसके आधार पर एक विरोध हो सकता है, वरना देश के हित में कुछ भी होता है तो ऑब्वियसली कोई भी एक सभ्य समाज से आया हुआ इंसान, वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, वो उसका विरोध नहीं करेगा। जहां तक बात घुसपैठिये की है, सुन लीजिए, घुसपैठिया सुनते सुनते तो भाई इनके जब तक 2014 से तो सुनते आ रहे हैं, कितने घुसपैठिये इन लोगों ने निकाल दिए हैं। चलिए हम पश्चिम बंगाल को बिल्कुल साइड लाइन करते हैं, अभी असम में कितने घुसपैठी, क्या इन लोगों ने कोई आंकड़ा जारी किया है? या अभी जो 91 लाख पश्चिम बंगाल में एसआईआर जो किया गया है, ऑब्वियसली घुसपैठिये तो होंगे ना, सारे तो घुसपैठिये हैं। तो चुनाव आयोग कम से कम ये जारी कर दे, भाजपा के ही सेंटर से जारी कर दे। शुभेंदु अधिकारी ने क्या दिया था, रोहिंग्या बांग्लादेशी चुनाव आयोग, सुनिए ना, मुझे एक मिनट मुझे बार बार बताना, एक मिनट, ओके सोफिया जी, एक मिनट सोफिया जी, सोफिया जी एक मिनट। देखिए, चुनाव आयोग जो है उसका काम सिर्फ मतदाताओं को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना काम चुनाव आयोग का नहीं है कि चुनाव आयोग लिस्ट देगा। चुनाव आयोग जो अपना काम कर रहा है, चुनाव आयोग जो अपना काम कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कर रहा है बंगाल में, इसलिए जो है मुझे लगता है उस पर अभिषेक तिवारी बोलिए। पिताजी का नाम है, उनके बच्चों के नाम कट गए। अरे भाई वो सारी चीजें जो है सोफिया जी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही हैं। सोफिया जी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट में जहां पर फाइल दबा के ममता जी गई थी, उसी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। बोले अभिषेक तिवारी। एक मिनट में आ रहा हूं भाई। सोफिया जी चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, सोफिया जी चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, क्लासरूम मत बनाइए इसको अपना क्लासरूम मत बनाइए, चिल्ला चिल्ली नहीं करिए। आपको मैंने मौका दे, रवि 1 मिनट आ रहा हूं, अभिषेक तिवारी के बाद रवि। अशोक भाई, बहुत सारी बातें हो रही हैं, घुसपैठिया उसमें एक प्रमुख बातें हैं। मैं बस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, मेरे सांसद बंगाल की जनता जहां जहां भी चुनाव हो रहा है, वो जनता पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जहां भी चुनाव हुआ वहां पे घुसपैठिया का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनाया है। चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, चुनाव बीत गया। दिल्ली में लगभग 1 बरस हो गया, महाराष्ट्र में कई बरस हो गया, हरियाणा में बरस हो गया। आप बता दीजिए इतने दिनों में कितने घुसपैठियों को आपने उस राज्य से बाहर निकाल करके देश से बाहर किया? एक बात। दूसरी बात, जो नेशनल सिक्योरिटी की बात है और घुसपैठी की बात है, ये किसी राज्य का मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय का मुद्दा है, केंद्र सरकार का मुद्दा। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, देश के गृह मंत्री जी हैं, वो देश को जनता के जवाब दें कि आखिर घुसपैठियों पर उन्होंने क्या किया। तीसरी बात, मुझे 30 सेकंड कंप्लीट बोलिए। तीसरी बात, जो बंगाल का चुनाव हो रहा है अशोक भाई, वो बड़ा ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। एक लेडी, एक टीएमसी की आगे पूरी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लेकर के राज्य के जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने मंत्री हैं, जितने एमपी हैं, जितनी इनकी एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग के सब हो गए। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि बंगाल की जनता के बनाम भारतीय जनता पार्टी की पूरा का पूरा तामझाम लगा हुआ है। और मैं फिर बता रहा हूं, 4 तारीख का इंतजार करिए, जो ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा है। बंगाल की जनता 4 तारीख का इंतजार सभी को है, ठीक है। 4 तारीख का इंतजार सभी को है। 4 तारीख की बात 4 तारीख को करेंगे जब फैसला आ जाएगा। रवि त्रिपाठी रिस्पॉन्ड करे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी मैं करना चाहता हूं। वो ये, अभिषेक भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ये चुनाव ऐतिहासिक है। देश में आज तक जो कहीं नहीं हुआ, जो देश में कहीं नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रात को 2 बजे उठना पड़ता है, 2 बजे तक उसको इंटरवीन करना पड़ता है कि भाई मेरे न्यायिक अधिकारियों को बचाओ। बंगाल में गुंडों की भीड़ ने उनको घेर लिया, उनकी लिंचिंग हो जाएगी। न्यायिक अधिकारियों की इस तरह से उनको घेर कर लिंचिंग करना और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें हस्तक्षेप करना, अभिषेक भाई आपकी आज इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ जो इस बार बंगाल में हो रहा है, जो बंगाल में वैसे होता रहा है। अगर रवि त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कीजिए। रवि जी के बाद मुझे तब 30 सेकंड जरूर दीजिए। हाँ, दूंगा रुकिए। अशोक जी इनको बताना चाहूंगा तिवारी जी को कि दिल्ली में भी ये तारीख दे रहे थे, रिजल्ट की तारीख कोई अपने आप जोड़ लेते हैं और दिल्ली में क्या हुआ उसका रवि भाई बता दीजिए ना।
कितने घुसपैठियों को आपने बाहर किया? अरे आप तो एक पे एक फ्री वाले सरकार है भाई साहब, आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब चलिए जवाब पे आइए। ओके 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 जवाब जवाब दे दीजिए, कितने घुसपैठियों को आपने बाहर किया? आप शीश महल में कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। मैं चुनौती देता हूँ भाजपा प्रवक्ता को, ये बता दीजिए कितने इन्होंने घुसपैठियों को बाहर किया। और आपके साथ बताइए, आपकी डबल इंजन भाई एक एक करके, भाई सुनिए, समय नहीं है, समय वेस्ट होगा जनता का। एक मिनट अभिषेक जी की आवाज बंद कीजिए, एक मिनट अभिषेक जी की आवाज बंद कीजिए। रवि रिस्पॉन्ड कीजिए, घुसपैठियों को लेकर वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आपका ट्रैक। रवि सिर्फ रवि की आवाज। कोई वायदा पूरा नहीं किया, अभी शराब बेचा। रवि घुसपैठ पे आइए जो। और एक बात रवि एक मिनट, एक और उनका सवाल है। वो कह रहे हैं कि भाई जो कानून व्यवस्था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, वो तो राष्ट्रीय मुद्दा है, वो स्टेट के चुनाव में क्यों आ रहा है? नहीं देखिए अशोक जी, अभी हमारे साथी ने बताया, जो पत्रकार हैं साथी ने, कि 2000 किलोमीटर का लगभग एरिया है जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। 500 किलोमीटर ऐसा है जो बिल्कुल फेंसिंग है नहीं। केंद्र सरकार जमीन मांग रही है, आप जमीन नहीं दे रहे हैं बॉर्डर फेंसिंग के लिए। आज हमारे वायदे में कहा गया है कि हमारी सरकार आते ही सबसे पहले हम जमीन देंगे कि बॉर्डर की फेंसिंग की जाए। मैं बगल में बता रहा हूँ, 3 बीघा जमीन है, ज्यादा दूर नहीं है, जलपाईगुड़ी में, सिलीगुड़ी में बैठा हूँ, बगल में जलपाईगुड़ी है, बगल में कूच बिहार है, सारे आप बॉर्डर जाके देखेंगे तो ये हालात है कि बांग्लादेश के लोग कब कहां से आ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। सारी डेमोग्राफी बदल गई है, इसलिए यहाँ चर्चा जरूरी है। ये दिल्ली में चर्चा हो ना हो, लेकिन बंगाल में इसकी चर्चा जरूरी है, क्योंकि बंगाल में घुसपैठ बहुत बड़ा मुद्दा है और बांग्लादेश घुसपैठ की वजह से यहाँ की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। आंकड़े दिए जाएंगे अशोक जी, सारे चीज गिनाए जाएंगे इनको, लेकिन ये फैक्ट है कि बांग्लादेश घुसपैठ बड़ा मुद्दा है और हमारा वादा है कि हम इस पर 0 टॉलरेंस रखेंगे, इस पर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हमारी सरकार आते हैं कि चुन कर, चाहे बिहार से भी चुन के रखा गया और यहाँ से भी लिस्ट बनेगी, असम से भी लिस्ट बन गया, सबको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। ओके अभिषेक जी आखिरी 30 सेकंड जल्दी से। ओके अभिषेक जी, और उसके बाद अनुराग। हाँ देखिए, कोई भी राष्ट्रभक्त होगा, कोई भी देश से अपने प्यार और मोहब्बत करता होगा, कोई भी नहीं चाहेगा हमारे देश में कोई भी घुसपैठी आए। दुर्भाग्य की बात है कि जो कार्य केंद्र सरकार को करना चाहिए, और केंद्र सरकार की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, राज्य में केवल मुद्दा बनाने का कार्य करती है। मैं तो बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा भाजपा के प्रवक्ता को, बता नहीं पाए, लास्ट तक नहीं बता पाए। कितने राज्यों में आपने घुसपैठ का मुद्दा बनाया? आप चुनाव के बाद इतने बर्फ हो गए, कितने घुसपैठियों को बाहर के? नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला कि वायर फेंसिंग नहीं हो पाया। जिस राज्यों में आपकी सरकार है वहां पे भी घुसपैठियां हैं कि नहीं है? वहां पे घुसपैठियां हैं तो आपने वहां पे अगर वायर फेंसिंग किया तो कैसे घुसपैठियां? तो क्या ये आपकी नाकामी है? एक चीज तो जो है अभिषेक जी ने बहुत सही कही कि ये चुनाव जो है वेस्ट बंगाल का ऐतिहासिक चुनाव है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए धीरे धीरे ये जो चुनाव बन गया है, ये टीएमसी और बीजेपी दोनों ने अपनी मूंछों का सवाल बना लिया है, दोनों ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया है। अगर आप बीजेपी का पैटर्न देखिएगा तो रीजनल जो छत्रप थे उसमें एक उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक जी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, ये 4 छत्रप थे, जिसमें से चारों एक तरह से बीजेपी ने या तो अपने साथ एकदम मिला लिया या उनको हरा दिया। अभी सिर्फ ममता बनर्जी उनके आंखों में खटक रही हैं और किसी ना किसी तरह ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने कमर कसी हुई है, जो दिख रहा है। हालांकि बहुत दिनों से दिख रहा है, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर दिख रही है, जो इस बार मैनिफेस्टो में देख के लग रहा है। अच्छा, ममता बनर्जी को सबसे बड़ी चिंता यह है कि वहां का जो पैटर्न है, जो एक बार जाता है वो आता नहीं है वापस। वो वाला सीन नहीं है कि 5 साल के लिए गए फिर आ गए, वहां जो गया सो गया। तो ये ममता बनर्जी का डर सबसे बड़ा है, जिस वजह से वो भी बहुत बौखलाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि टीएमसी तो एक ही स्टेट में है, कोई ऐसा भी नहीं कि टीएमसी के बाकी राज्यों में भी आधार हो। तो टीएमसी के लिए अगर ये झटका लगता है तो बड़ा, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, ये तो हम तय नहीं करेंगे, बंगाल की जनता तय करेगी। लेकिन जनता का फैसला जो है वो सबको स्वीकार ही करना होता है, लेकिन इंतजार करेंगे। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का 2 टूक में जुड़ने के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।